नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेटवर्क में यदि सिग्नल कमजोर हो जाता है तो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क में यदि सिग्नल कमजोर हो जाता है तो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमसे पूछा गया है, नेटवर्क में यदि सिग्नल कमजोर हो जाता है तो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जब किसी मैसेज को, किसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस पर शेयर किया जाता है, अधिक दूरी पर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंडर है और डेटा को रिसीव करने वाला एक रिसीवर है। जब यह सेंडर डेटा को सेंड करेगा और यदि यह सेंडर और रिसीवर की जो दूरी है यह अधिक हो जाती है, डिस्टेंस अधिक हो जाता है, तो एक फिक्स दूरी के बाद जो सिग्नल होते हैं वह वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब सिग्नल को भेजा जाता है तो एक दूरी के बाद सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं, सिग्नल वीक हो जाते हैं। उन सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलना होता है, जिसके लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। रिपीटर, इसका नाम ही है रिपीटर। यह क्या करता है, वीक सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जब नेटवर्क में किसी सिग्नल को लंबी दूरी पर भेजा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजा जाता है, तो सिग्नल एक फिक्स दूरी पर जाने के बाद कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। उस वीक सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। रिपीटर क्या करता है, एक कमजोर सिग्नल को, एक वीक सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपीटर, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। रिमोट कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, ऐसा कंप्यूटर जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऐसा कंप्यूटर जो हमसे दूर है, उसे कहा जाता है रिमोट कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा कंप्यूटर है जो कि हमारा एक लोकल कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं लोकल या क्लाइंट कंप्यूटर। और फॉर एग्जाम्पल, यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, हमसे दूर है। इस कंप्यूटर को कहा जाता है रिमोट कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर। यदि हम अपने लोकल कंप्यूटर से इस रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, इस रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हैं, तो टेलनेट नाम का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने की या रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टेलनेट। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने की सुविधा प्रदान करता है। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली टाइप नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली टाइप नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है।
निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, हमसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज का मार्जिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है टॉप, ऑप्शन नंबर सी है राइट, ऑप्शन नंबर डी है जस्टिफाई। पेज मार्जिन क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें आपको एक पेज दिया जाता है। जब आप पेज पर टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं होती है। पेज के चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह जो ब्लैंक एरिया होता है इसे ही कहा जाता है मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं। यह कहलाता है टॉप मार्जिन, यह कहलाता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन भी होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन जो कि पेज की बाइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें पेज की बाइंडिंग करानी है तो उसके लिए गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। गटर मार्जिन 2 जगह पर सेट किया जा सकता है, 2 जगह पर, एक तो लेफ्ट साइड पर, एक टॉप पर। गटर मार्जिन पेज की बाइंडिंग के काम में आता है और गटर मार्जिन को 2 जगह पर यूज किया जा सकता है, लेफ्ट पर और टॉप पर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, लेकिन जस्टिफाई मार्जिन नहीं होता है। जस्टिफाई तो एक टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जस्टिफाई। जस्टिफाई पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रकार होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक कनेक्टर है जो बाहरी डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। ब्लैंक कनेक्टर है जो बाहरी डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से एक कनेक्टर है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को, एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब जिनको हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं। कुछ होती हैं इंटरनल डिवाइसेस जो कि कैबिनेट के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर पहले से जुड़ी होती हैं, और ऐसी डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो वह कहलाती हैं एक्सटर्नल डिवाइस। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक कनेक्टर है जो बाहरी डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आईसी, ऑप्शन नंबर सी है कैपेसिटर्स, ऑप्शन नंबर डी है रजिस्टर्स। तो जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट, बीजीए पोर्ट, जिनमें हम अलग अलग प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट के माध्यम से हम कंप्यूटर में किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और यह सभी पोर्ट मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड में कई प्रकार के पोर्ट होते हैं जिससे हम अलग अलग प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट। पोर्ट कनेक्टर है जो बाहरी डिवाइसेस को या एक्सटर्नल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट किसे कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है, मतलब ऑन नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल कोर होता है, मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है, वह होता है कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है?
कर्नेल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रकार की कंट्रोलिंग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो भी वर्किंग की जाती है वह सभी कर्नेल के द्वारा मैनेज की जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग या प्रमुख भाग या उसका सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल कोर क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है, जो कि सभी प्रकार की कंट्रोलिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर या सेंट्रल पार्ट कर्नेल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल में CO क्या दर्शाता है? कोबोल में CO क्या दर्शाता है? यह क्वेश्चन कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित है। हमसे पूछा गया है कोबोल में CO क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है कॉमन, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर ऑपरेटर। कोबोल क्या है? कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो CO का मतलब होता है कॉमन, B का मतलब होता है बिजनेस, O का मतलब ओरिएंटेड, L का मतलब लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो CO का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल में CO का मतलब होता है कॉमन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 1 अंकों की श्रृंखला का प्रयोग करके बनाई गई संख्या प्रणाली को ब्लैंक के रूप में परिभाषित किया गया है। 0 और 1 अंकों की श्रृंखला का प्रयोग करके बनाई गई संख्या प्रणाली को ब्लैंक के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, 0 और 1 जो होते हैं इनका यूज करके बनाई गई एक सीरीज को किस रूप में जाना जाता है? मतलब जब आप कंप्यूटर में 0 और 1 नंबर का यूज करते हैं तो जो सीरीज बनती है उसे किस रूप में जाना जाता है? वह कौन सा नंबर सिस्टम होता है? यह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से संबंधित है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। लेकिन जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें केवल 0 और 1 ही यूज किए जाते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें केवल 0 और 1 अंक यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0 और 1 अंकों की श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीरीज का प्रयोग करके बनाई गई संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें केवल 1 और 0 का यूज किया जाता है। इस नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। बाइनरी जो लैंग्वेज है, बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, इसमें केवल 0 और 1 का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में जानकारी आदान प्रदान की सेवा उपलब्ध कराता है। ब्लैंक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है मतलब कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में जानकारी आदान प्रदान की सेवा उपलब्ध कराता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है और कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में जानकारी को आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है? वह क्या होता है? वह होता है नेटवर्क। नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस का, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर का कलेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान की सेवा उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे या इस ऑपरेटर को कंप्यूटर में किस सिंबल से यूज किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, गुणा करना होता है, तो इसके लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है। एस्ट्रिक के द्वारा मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया जाता है और फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा डिवीजन को परफॉर्म किया जाता है। डिवीजन, यदि आपको किसी नंबर में भाग देना है तो आपको यहां पर फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना होता है, और यदि आपको गुणा करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है। यहां पर कंप्यूटर में गुणा करने के लिए यह सिंबल यूज नहीं होता है, यहां पर कंप्यूटर में गुणा करने के लिए एस्ट्रिक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रिक सिंबल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में यदि आप ब्लैंक की प्रेस करते हैं तो सेल आपके द्वारा टाइप की गई सामग्री को अपने कंटेंट के रूप में स्वीकार करता है। एमएस एक्सेल में यदि आप ब्लैंक की प्रेस करते हैं तो सेल आपके द्वारा टाइप की गई सामग्री को अपने कंटेंट के रूप में स्वीकार करता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में यदि आप किसी सेल में कोई डेटा भर रहे हैं, कोई जानकारी भर रहे हैं, कोई वैल्यू भर रहे हैं, और ऐसी कौन सी की प्रेस करने पर हमारे उस कंटेंट को, उस जानकारी को सेल में स्टोर कर लिया जाता है। जब आप सेल में कोई भी डेटा भरते हैं, कोई भी जानकारी भरते हैं, तो डेटा भरने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना होता है। एंटर की को प्रेस करने पर क्या होता है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है, सेल उसको एक कंटेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब वह जो डेटा है, वह जो इंफॉर्मेशन है, वह उस सेल का कंटेंट हो जाता है, उस सेल की जानकारी हो जाती है। तो एक्सेल के किसी भी सेल में डेटा भरने पर, कंटेंट भरने पर आपको एंटर की को प्रेस करना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एमएस एक्सेल में यदि आप एंटर की प्रेस करते हैं तो सेल आपके द्वारा टाइप की गई सामग्री को, आपने हो सकता नंबर टाइप किया हो, आपने हो सकता टेक्स्ट टाइप किया हो, सामग्री को अपने कंटेंट के रूप में स्वीकार करता है। मतलब एंटर की को प्रेस करने पर आपने सेल में जो भी डेटा भरा था वह सेल का कंटेंट माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटर की। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर डी है फाइल मैनेजर। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम की कंप्लीट जो कंट्रोलिंग होती है वह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोलिंग करता है। यह कंप्यूटर और यूजर को वर्क करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है और यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है, बूट नहीं हो सकता है। मतलब कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि एक मशीन और यूजर के बीच में एक इंटरफेस भी क्रिएट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम पर
चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कार्ड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें जो इमेज, जो ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मॉडेम कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है वीडियो या ग्राफिक्स कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी हमें चित्र दिखाए जाते हैं, इमेज दिखाए जाते हैं, ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, वह सभी वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में यदि हमें ग्राफिक्स को, इमेजेस को, वीडियोस को शो करना है, प्ले करना है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड का होना आवश्यक होता है, जो कि एक हार्डवेयर पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जो स्क्रीन पर किसी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड। स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड का होना आवश्यक होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यदि हमें अपने कंप्यूटर में साउंड को प्ले करना है, ऑडियो को प्ले करना है, तो साउंड कार्ड का या ऑडियो कार्ड का होना आवश्यक होता है। साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड भी एक हार्डवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में साउंड को जनरेट करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब NIC कार्ड, इसे शॉर्ट में कहा जाता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यदि हमें अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना है या नेटवर्किंग करनी है तो NIC कार्ड का होना आवश्यक होता है। और मॉडेम क्या है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ है? सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ है? कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने का अर्थ क्या होता है, हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, ऑप्शन नंबर बी है बूटिंग नामक एप्लीकेशन को चलाना, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर को साफ करना, ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर का स्थान बदलना। हमसे पूछा गया है सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ है। बूट करना मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना मतलब कंप्यूटर को ऑन करना। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। और बूट करने पर एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने पर एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। और यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से संबंधित है। हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है नेट एस्केप नेविगेटर और ऑप्शन नंबर डी है गूगल। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, मोजिला भी वेब ब्राउजर है, नेट एस्केप नेविगेटर भी वेब ब्राउजर है, इसके अलावा ओपेरा मिनी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। लेकिन गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन अलग होते हैं, वेब ब्राउजर अलग होते हैं। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है
जिसमें किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन किया जाता है, जबकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर भी वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अंडरलाइन को अप्लाई और रिमूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की उपयोग की जा सकती है? एमएस एक्सेल में अंडरलाइन को अप्लाई और रिमूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की उपयोग की जा सकती है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है और यहां पर आपको 5-6 प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल में अंडरलाइन को अप्लाई मतलब अंडरलाइन को ऑन करना और रिमूव मतलब अंडरलाइन को हटाना करने के लिए क्या शॉर्टकट की उपयोग की जा सकती है? यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपने बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की पड़ी है। Ctrl+B से आप टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। एमएस एक्सेल में आप Ctrl+B से तो बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप Ctrl+2 से भी बोल्ड कर सकते हैं। मतलब एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने की 2 शॉर्टकट की हैं, Ctrl+B और Ctrl+2। इसी प्रकार से आपने इटैलिक करने के लिए Ctrl+I शॉर्टकट की यूज करी है, Ctrl+I। लेकिन एक्सेल में Ctrl+3 से भी हम टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, Ctrl+3 से। इसी प्रकार से आपने अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U शॉर्टकट की का यूज किया है। एक्सेल में आप Ctrl+4 से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, Ctrl+4 से। इसी प्रकार से यदि आपको एक्सेल में स्ट्राइक थ्रो करना है, टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करने के लिए Ctrl+5 शॉर्टकट की भी होती है। और Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एमएस एक्सेल में Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Ctrl+2 से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+B से भी कर सकते हैं। Ctrl+3 से टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है, जो कि आप Ctrl+I से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से Ctrl+4 से टेक्स्ट को अंडरलाइन ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि आप Ctrl+U से भी कर सकते हैं। और Ctrl+5 से टेक्स्ट को या सेल में भरी गई जानकारी को स्ट्राइक थ्रो कर दिया जाता है। तो यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+4 से हम अंडरलाइन को अप्लाई भी कर सकते हैं और अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हम इन सभी शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर हम कोई डेटा टाइप करते हैं, कोई भी वैल्यू भरते हैं। हमने यह जो डेटा भरा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यदि हमें इसे बोल्ड करना है, बोल्ड, तो हम Ctrl+B से कर सकते हैं। Ctrl+B से हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है। यही काम आप Ctrl+2 से भी कर सकते हैं, Ctrl+2। इसी प्रकार से यदि आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप Ctrl+I का यूज करते हैं। यह काम Ctrl+3 से भी हो सकता है। एक्सेल में Ctrl+3 से भी आप डेटा को या टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन करने के लिए आप Ctrl+U का यूज करते हैं, Ctrl+U। यह काम Ctrl+4 से भी हो सकता है, Ctrl+4 से। इसी प्रकार से Ctrl+5 से हम अपने सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, Ctrl+5 से। और Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ कई शॉर्टकट की तैयार करी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार की तरह दिखने वाला डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? अखबार की तरह दिखने वाला डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि आपको एमएस वर्ड में न्यूज़पेपर की तरह दिखने वाला डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टेबल, ऑप्शन नंबर बी बुलेट्स एंड नंबरिंग, ऑप्शन नंबर सी कॉलम्स और ऑप्शन नंबर डी ड्रॉप कैप।
यदि आपको एमएस वर्ड में ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जो अखबार की तरह दिखे, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक पेज पर कई कॉलम बने होते हैं, कई कॉलम, एक कॉलम में कोई खबर छपी होती है, दूसरे कॉलम में कोई खबर छपी होती है, इस प्रकार के एक पेज पर कई कॉलम बने होते हैं। तो यदि आप एमएस वर्ड में न्यूज़पेपर के जैसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा? कॉलम्स ऑप्शन। कॉलम्स ऑप्शन के द्वारा आप एमएस वर्ड का जो पेज होता है उसे मल्टीपल पार्ट में, मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलम्स। यदि आपको एमएस वर्ड में एक न्यूज़पेपर के जैसा दिखने वाला डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कॉलम्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलम में है। अब यदि हमें इसमें मल्टीपल कॉलम बनाने हैं तो हम लेआउट टैब को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन होता है कॉलम्स, यहां पर हमें सिलेक्ट करना होता है हमें अपने पेज को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट कर दिया 3 कॉलम्स, तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो एमएस वर्ड का पेज है वह 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है और इसी प्रकार के कॉलम न्यूज़पेपर में भी बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमें 4 प्रकार की मेमोरी के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मतलब जो कि टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करती हैं, जबकि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? स्थायी, ऐसी मेमोरी जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, यह तो एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है, कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। और रैम का ही टाइप है डी रैम। रैम का ही टाइप क्या है? डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह भी एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी भी एक वोलेटाइल मेमोरी है। आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है जो कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब हम पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन तैयार किया था। उसमें हमें क्वेश्चन मिला था जब हम पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जब हम पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? बूट करना। कंप्यूटर को ऑन करने पर बूटिंग प्रोसेस चलती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। हमारे पास कंप्यूटर को ऑन करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन क्या है? पहले से बंद कंप्यूटर को ऑन करना। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? पहले से चालू एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करना मतलब एक कंप्यूटर पहले से ऑन है, हमने उसे बंद करके दोबारा ऑन कर दिया, वह कहलाता कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। यदि आप पहले से बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग। और आप पहले से चालू कंप्यूटर को, पहले से ऑन कंप्यूटर को यदि रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है बॉम्ब बूटिंग। बॉम्ब बूटिंग मतलब कंप्यूटर को रीबूट या रीस्टार्ट करना, और एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है?
कोल्ड बूटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम पहले से बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, और यदि हम पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट करते हैं तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। नेटवर्क जो कि मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, जो कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क में मल्टीपल टाइप के हार्डवेयर यूज होते हैं, मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, मतलब दिए गए ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि एक हार्डवेयर नहीं है। तो एनआईसी तो एक हार्डवेयर पार्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि नेटवर्किंग करने के लिए आवश्यक होता है। स्विच भी एक हार्डवेयर पार्ट है, हब भी एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन जो एफटीपी है यह एक प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, यह एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स का सेट, मल्टीपल रूल्स के सेट को कहा जाता है प्रोटोकॉल। तो एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एफटीपी नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, यह एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर पर डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम जो अन्य कंप्यूटर्स तक पहुंचकर उन्हें भी संक्रमित कर सकता है, क्या कहलाता है? आपके कंप्यूटर पर डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम जो अन्य कंप्यूटर तक पहुंचकर उन्हें भी इफेक्टिव कर सकता है, क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है दिए गए ऑप्शन में से जो आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट कर सकता है, मतलब डिलीट कर सकता है या करप्ट कर सकता है, और यदि यह अदर कंप्यूटर में चला जाता है तो उन कंप्यूटर को भी संक्रमित कर सकता है, उसे कहा जाता है वायरस। वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जिसे कोडिंग प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, डेटा के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। यदि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर का डेटा डिलीट हो सकता है, और यदि यह वायरस किसी और कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं तो उन्हें भी संक्रमित कर सकते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए और डेटा के लिए नुकसानदायक होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।